अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। नाजरीन, पहले आप देखते होंगे खबरनामे के अंदर एक सेगमेंट आता था जिसका नाम होता था दिलचस्प व अजीब खबरें। अब वो सेगमेंट नहीं आता क्योंकि ज़्यादातर खबरें आजकल दिलचस्प व अजीब ही होती हैं। और इसी का एक सिलसिला हमने आज भी देखा। लाहौर हाई कोर्ट में आज पीटीआई के जो मौक़िफ़ था उसकी किसी हद तक जीत हुई, जहां पर उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए थे उस हवाले से वो मामला लेकर गए थे और अदालत की तरफ से आज पीटीआई के 43 अरकान के इस्तीफ़े जो है उसके हवाले से फ़ैसला हुआ। उनको जो उनका डी नोटिफाई किया गया था उसको वापस लेने का अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया। रिमार्क्स बहुत अहम है। जस्टिस शाहिद करीम की तरफ से के इस्तफसार के ऊपर उन्होंने पूछा तो उसके ऊपर पीटीआई के वकील ने बताया कि स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की, अरकान असम्बली स्पीकर के पास पेश नहीं हुए और इसके अलावा अरकान को सुने बगैर स्पीकर ने इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए। अब इसमें दिलचस्प और अजीब बात यह है कि पीटीआई का ये इसरार रहा जब से ये इस्तीफ़े दिए गए थे और उनका मौक़िफ़ यही था कि हमने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े पेश किए हैं, इनकी मंजूरी के लिए अरकान का स्पीकर साहब के पास जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि किस तरीके से मौक़िफ़ बदला। पीटीआई वापस कौमी असम्बली जाना चाहती थी और फिर उसके बाद ये तमाम कहानी हुई। अब इसके बाद फवाद चौधरी साहब की तरफ से पीटीआई के तवज्जुह से ये मुतालबा किया गया है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा अब हमें दिया जाए, क्योंकि ये हमारे जो 43 अरकान हैं वापस हो गए हैं असम्बली में। तो हम ये प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक और मौका है इस वक्त कि ये जो हुकूमती पार्टीज़ हैं वो भी फैसिलिटेट करें पीटीआई को वापस कौमी असम्बली में आने के लिए, और जो उनका मुतालबा है कि क्या उनको अपोजिशन लीडर दिया जाएगा, जिसका मकसद पीटीआई पहले ही बता चुकी है कि वो केयर टेकर के हवाले से वो लोग चाहते हैं कि उनकी मुशावरत में वो लोग भी शामिल हों। दूसरी तरफ अहम आज की खबर ये भी है कि सदर मुमलिकत की तरफ से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा गया और उसमें उन्होंने आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने का उनको अहकामात दिए, उनको जोर दिया इस बात के ऊपर कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये गैर आइनी होगा, फौरी तौर पर शेड्यूल इसका जारी किया जाए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सदर मुमलिकत हवाला दे रहे हैं डेवलप्ड ममालिक का, बड़ी डेमोक्रेसीज़ का, बड़े मुल्कों का। वो कहते हैं कि जो जमहूरी ममालिक हैं उन्होंने वहाँ पे जंगों के दौरान भी इलेक्शन मुलतवी नहीं किए गए। स्पेसिफिकली उन्होंने अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन का हवाला दिया। 1864 की खाना जंगी के वक्त उन्होंने कहा कि इंतखाबात मुअत्तल करने के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो सदर मुमलिकत को आइन की पासदारी का आज कैसे ख्याल आया। इससे पहले जब उन्होंने खुद असम्बली तोड़ी थी उसको गैर आइनी कहा गया था, फौरी तौर पे इसको पॉइंट आउट किया गया था, तो उस वक्त खुद उन्होंने कौन सी पासदारी की थी और आज वो जमहूरी दुनिया की मिसालें दे रहे हैं। इस हवाले से डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन का एक इजलास कल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हुआ था और आज पंजाब के हवाले से हुआ है। इसमें IG पंजाब जो हैं उन्होंने ये बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है कि पंजाब पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस के हवाले से बहुत मसरूफ़ है, जो कि जिसमें मज़ीद 4 से 5 महीने लग सकते हैं। लिहाजा सूबाई असम्बली के इंतखाबात को पुलिस ऑपरेशन मुकम्मल होने तक करवाना हमारे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने हाथ उठा दिए IG पंजाब ने। जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी मौक़िफ़ कुछ इसी किस्म का है। वो ये कहते हैं कि कौमी और सूबाई जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ होने चाहिए, वरना दुगना खर्चा आएगा जो कि मुश्किल ही लगता है कि मैनेज हो पाए। एक तो ये मामलात है। दूसरी तरफ हम जिक्र करेंगे एक तो मुल्तान में जो इशू हुआ उसका भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान आज बहुत गर्दिश कर रहा है जिसमें उन्होंने कल मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दिया और इस पे उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली है उसके ऊपर उन्होंने बड़ा वाज़े किस्म का ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो गैर आइनी थी और उस वक्त भी गलत हुआ और आज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। तो इस एतराफ़ को क्या समझा जाए, इसका भी प्रोग्राम के अंदर तस्करा होगा। कुछ दीगर खबरों के साथ साथ हमारे साथ रियाज फतियाना साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा इंसाफ के। शाहजेब जिलानी साहब को भी खुसूसी दावत दी है, उनका तज्जिया हम इन उमूर के ऊपर हासिल करेंगे। और फैसल करीम कुंडी साहब भी कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। मैं आपसे बुनियादी तौर पर तो इलेक्शन मामलात के ऊपर ही बात होगी, लेकिन ये जो मुल्तान में हुआ, आमिर डोगर साहब भी इन्वाइटेड थे आज हमारे प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी दी है। इसको फवाद चौधरी साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करार दिया है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर एक ऐसा वाक़या पेश आता है जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो अहाता है उनके दफ्तर का, उसके अंदर कारकुनान गुथम गुथा हो जाते हैं, जो सरकारी अमलाक है उसको नुकसान पहुँचाया जाता है, फिर कार्रवाई की जाए, कारकुनान गिरफ्तार हुए, आमिर डोगर साहब ने इत्तलात के मुताबिक खुद अपनी गिरफ्तारी दी, तो इसको कैसे इंतकाम के साथ जोड़ा जा सकता है? देखिए, मलिक आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप थे, प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरी कौमी असम्बली में है, उनके वालिद साहब भी MNA थे, उनके चचा भी MNA थे और मेयरशिप इनके पास थी मुल्तान की और इंतहाई
पढ़ा लिखा नौजवान है मलिक अहमद डोगर, और उसके बारे में कुछ तस्वर भी रहे हैं। कभी भी आपने पूरा भला निकालते हुए इंतहाई शरीफ इंसान है, और उसको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर मलिक अहमद डोगर को गिरफ्तार किया जा सकता है फिर कोई भी महफूज नहीं है। जिलाई साहब आ जाए, मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये तो बहरहाल हमारे सामने वीडियोस मौजूद हैं कि दोनों तरफ के कारकुनान का क्या रवैया था। कहीं ना कहीं तो कानून को हरकत में आना ही होता है, लेकिन जो इसके अलावा कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कल ही परवेज़ इलाही साहब के यहाँ परसों कार्रवाई हुई रात को गुजरात में। फिर उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर इंक्वायरी खोल दी है केयर टेकर CM मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। फिर आज ये कारकुनान का जो मामला पेश आ गया, क्या जानबूझ के भी PTI को मज़ीद जो उनका मौक़िफ़ है कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है उसको मज़ीद हवा दिया जा रहा है, या फिर वही हो रहा है जो PTI चाहती है कि उनके लिए एक माहौल बने और वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करें? अब साहब, प्रोग्राम से पहले आपने मुझे बताया कि आज आपके प्रोग्राम में आमिर डोगर साहब गेस्ट थे, लेकिन ये जो वाक़या हो गया उसकी वजह से वो नहीं आ सके, और अभी रियाज फतियाना साहब के साथ भी हमारा कांटेक्ट जो है उसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है। जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं मुल्तान की, और जो फुटेजेस हमने देखी हैं जो हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें नज़र तो आ रहा है कि ज़ाहिर है कि वहाँ पे पथराव है, फसादी लोग वहाँ मौजूद हैं, इमलाक को जलाया जा रहा है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये है कि पुलिस ने जब ज़ाहिर है कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो सोच कर नहीं आए थे कि हमें आमिर डोगर साहब को अरेस्ट करना है। उन्होंने इसरार किया कि आप मुझे अपने साथ ले जाएँ। पुलिस ने उन्हें कहा कि जी आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जो लोग कर रहे हैं फसाद हम इनको लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इसमें PTI के लोग हैं तो मुझे भी आप अपने साथ लेकर जाएँ। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इस वक्त जो मुल्क में जो सूरत हाल है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि PTI जो है वो अपने आप को मुल्क की एक मजलूम पार्टी के तौर पर पेश करना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि हम इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन रहे हैं। लेकिन अब जहाँ जहाँ पे वो कानून हाथ में उठाएंगे, वो जलाओ घिराव करेंगे, वो आगे जेल भरो तहरीक में जाएंगे, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कार्रवाई ना हो। मतलब अगर पुलिस आए तो PTI के लोग अपना सिर्फ कार्ड दिखा दें कि मैं PTI का बंदा हूं तो आप मुझे छोड़ दें, वरना हुकूमत पे इल्ज़ाम आएगा कि आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें मुल्क में आगे बढ़ना है तो प्रोटेस्ट करना PTI का हक है, वो करें। लेकिन जहाँ जहाँ पे वो हमने कराची में भी देखा, जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे बल्दियाती, कैसे इनके MNA जो हैं वो पूरा उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पे धावा बोल दिया, वो खुद चले गए, वहाँ बदतमीज़ियाँ कर रहे थे लोगों के साथ। ये हम कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, चाहे आप अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो। इस तरह तो अगर आपने टॉलरेट करना शुरू किया तो ये तो एनार्की कहीं नहीं रुकेगी। तो आज का जो वाक़या है बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन थोड़ा PTI को रिफ्लेक्ट करना होगा कि अगर आपने अपने मुतालबात मनवाने हैं, चाहे वो इलेक्शन के हों दूसरे हों, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुज़ाकरात कर लें, आप टेबल टॉक्स कर लें। दुनिया में कहीं पे भी जो भी अपोजिशन के, गवर्नमेंट के डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के होते हैं, दुश्मनों के भी होते हैं, आप बैठ के बात करते हैं। अगर वो ऑप्शन बिल्कुल भी ना चले तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है अब हम जाएंगे यूज़ ऑफ फोर्स की तरफ, हम स्ट्रीट्स में जाएंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन PTI का, इमरान खान साहब का ये है कि हमें जलाओ घिराओ, लॉन्ग मार्च, गालम गलोच, हमें ये करना है। और वो मुसलसल इस बात पे अड़े हुए हैं, गवर्नमेंट में थे या अपोजिशन में हैं, कि हम बात नहीं करेंगे। तो जब आप बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? लेकिन शाहज़ेब साहब ये वाला रवैया उनको ज़्यादा सूट नहीं कर रहा कि फवाद साहब ने धमकी दी लेकिन जिस किस्म की दफात लगाई वापस बाहर निकल के वो विक्टिम बने। शेख रशीद साहब ने एक इल्ज़ाम को दोहराया और उसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर दिया, लेकिन वो भी इस वक्त विक्टिम के तौर पे उनको पेश किया जा रहा है उनकी जमात की तरफ से। यहाँ पे हमने देखा जो PTI की स्ट्रैटेजी है उसमें पहले लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का जो था उसको खुद PTI के लोग भी ये बात ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे थे, कई जगहों पे ऑन द रिकॉर्ड भी कहा, और बाज़ाहिर यही लग रहा था कि वो अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए वो रावलपिंडी आना चाह रहे हैं। सिंबॉलिकली रावलपिंडी का इंतखाब किया गया। फिर असेंबलियाँ तहलील करने का जो ऐलान खान साहब ने किया और तहलील भी कर दी, उससे भी जो है वो उनके लिए वो भी फेल ही हुआ। अपॉइंटमेंट भी होगी, उससे पहले नेशनल असेंबली से जो इस्तीफे थे वो एक अलग मुश्किल के अंदर वो लोग फंस गए हैं। तो जेल भरो किसी ना किसी तरह एक रेफ्यूज हो सकता है इन सारी चीज़ों के फेलियर के बाद, कि विक्टिम तो मिल ही रहा है उनको हर तरीके से। देखिए, एट द मोमेंट तो ये एक थ्रेट है, ठीक है। इमरान खान अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ये ठीक है। पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अपनी बात चाहती हैं। सवाल ये है कि आप उसके लिए कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जमहूरी हैं या वो गैर जमहूरी हैं। उससे आपको जो आप हासिल करना चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, पिछले साल जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से कहा कि जी हम छोड़ रहे हैं। सब ने कहा कि ये आप गलती कर रहे हैं।
लेकिन अभी पिछले महीने आके उनको एहसास हुआ कि हाँ ये गलती थी और हमें तो हम निगरान सेटअप में हम कैसे अपना इनपुट देंगे, तो हम वो बाज़ लोगों जो है वो वापस लेंगे। मतलब ठीक है, एक यू टर्न का उन पे टैग है, लेकिन जब आप बार बार अपने आप को इस तरह एक्सपोज करेंगे, आप ये दिखाएंगे कि आपकी कोई हिकमत अमली नहीं है, आप पहले एक्ट करते हैं फिर सोचते हैं कि इम्प्लिकेशंस क्या होंगे। अभी आपने असेंबलियाँ दोनों तहलील कर दी, अब आप कह रहे हैं कि जी ये निगरान जो गवर्नमेंट आई है ये ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है, आईजी मेरी बात नहीं सुन रहा, फलाना नहीं हो रहा, छापे लग रहे हैं। तो ये तो एक प्रिडिक्टेबल कोर्स था जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने उन्हें कहा था। मेरा ख्याल है कि देखें, पॉलिटिशियन से गलतियां होती हैं, खान साहब से भी हुई हैं, उन्होंने अपने सारे कार्ड्स यूज़ कर लिए हैं, वो एक डेस्परेट सिचुएशन में अब हैं और उसके लिए उनको मज़ीद गलतियां करने की बजाय बेहतर है कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम APC बुला रहे हैं, आप बैठ जाएं, अपनी बात मनवाएं, इसको वो यूटिलाइज़ करें। वो नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट को एक एक्सक्यूज़ मिलेगा कि हमने भाई तमाम कोशिश करके देख ली, ये खान साहब मानने वाले नहीं हैं, अब अगर ऐसे ही करना है, पकड़ धकड़ करके प्रेशर करना है, तो फिर हम उस तरफ जाते हैं। फतियाना साहब, आज अदालत की तरफ से जो बहाल कर दिया गया आपके 43 अरकान को, इस पे अब जो सुनने वाले हैं वो ये भी चाहते हैं कि थोड़ा क्लोजर भी मिले, जो पहले मौक़िफ़ रहता था। बेशक वो सियासत के जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, उसके साथ मौक़िफ़ भी आप सबके बदल रहे हैं, लेकिन अपनी गलती का एतराफ़ तो कहीं ना कहीं किया जाए कि हमें इन द फर्स्ट प्लेस पार्लियामेंट को इतना बेवकत नहीं करना चाहिए था कि हम तमाम लोग इस्तीफ़े देते, ऑन टॉप ऑफ दैट फिर इसरार करते रहते स्पीकर साहब से कि आप इनको कबूल कर लें। एक तो ये बात सामने रखी जाए कि पहले क्या सोच के पार्लियामान से निकले और अब क्यों वापस जाने की कोशिश करें, और दूसरी बात जो आप लोग अपोजिशन लीडर का कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, वो नहीं देते तो फिर क्या करेंगे आप? मौकिफ क्या होगा फिर? देखें, आज जो अदालत आलिया लाहौर ने, लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन पे, मैं मेजर पिटिशनर था और मेरे साथ 42 MNAs और हम टोटल 43 थे, हमने पिटीशन फाइल की थी आईनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए। और अदालत ने दोनों नोटिफिकेशन स्पीकर साहब की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सस्पेंड कर दी हैं और साथ डायरेक्शन दे दी है कि बाई इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक हतमी फैसला कोर्ट का नहीं आता। तो इसमें हमारा व्यू पॉइंट ये था, आइन का आर्टिकल 64 जो आइन का हिस्सा है उसके मुताबिक हैंड रिटन एप्लीकेशन होना जरूरी है, जो कि हैंड रिटन नहीं थी, ये मैंडेटरी है। नंबर 2, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान 2007, इसके क्लास जो है, ये सेक्शन इसकी 43, उसके मुताबिक भी लाजम है कि हर शख्स को बुलाकर स्पीकर तन्हाई में उसकी फ्री विल पूछेगा, उसका किसी दबाव में तस्लीफा नहीं दिया, उसे वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद फैसला करेगा। इन दोनों पे अमल नहीं हुआ। नंबर 3, इन्होंने खत लिखा अरकान कौमी असम्बली को कि आप आओ, वो प्रॉपर डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि वो खत रिसीव नहीं करवाया गया। ऐसे कागजों में नोटिस दे दिया गया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। उसके बाद फिर दिसंबर 2022 को वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा। इसके जवाब में स्पीकर साहब ने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि आइन के आर्टिकल 64 और रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द नेशनल असेंबली उसके 43 के मुताबिक मैं जब तक वेरीफाई नहीं करूंगा इन पर्सन, मैं इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बार नोटिस भिजवा रहा हूँ। उसके बाद ना तो नोटिस आए, फिर स्पीकर साहब ने वीडियो कॉल की, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पीकर साहब भी खड़े हुए थे, फिर यही अपनी सारी उन्होंने बात रिपीट की कि हमारे पास एविडेंस था और है। उसके बाद फिर पार्टी ने फैसला कर लिया कि हम वापस असेंबली में जा रहे हैं। जब अनाउंस कर दिया गया, चेयरमैन साहब ने खुद अनाउंस किया, इमरान खान साहब ने, कि हम असेंबली में वापस जा रहे हैं, हम हमारी हिकमत अमली हमने तो एक्सेप्ट कर लिया के तहत बदली है। आपने देखा फौरी तौर पर 35 सीटें, पहले 11 सीटें, लेकिन ये उनकी क्रॉस स्ट्रेटेजी थी ना रियाज साहब। ये तो आप जो बात तमाम बता रहे हैं ये तो बिल्कुल है, लेकिन आज अगर लाहौर हाई कोर्ट ये ना करता तो आपके पास ऑप्शन तो कोई नहीं बचा था। तो एहसास हुआ कि पार्लियामान से निकलना नहीं चाहिए था। आप जैसे सीनियर मेंबरान आज ये बात कर रहे हैं पार्टी में। देखिए, उस वक्त जब ये फैसला किया गया अप्रैल 2022 में, उस वक्त हालात और थे और अब हालात बदले हुए हैं। हिकमत अमली हालात के साथ बदल गए हैं। आपने देखा होगा जब जंग होती दो मुल्कों की, इसमें भी फौज बात का आगे बढ़ती है, बात का पीछे भी हटाती है। तो ये सियासत हो, जंग हो, मईशत हो, हर चीज में हालात के तकाजों के पेश नजर हिकमत अमली ऐसा ही है। और इस गेम के रूल्स भी हमें फतियाना साहब को खास नजर नहीं आ रहे। दोनों तरफ से, हुकूमती साइड से भी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ
फिर ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि अब व्हाट नेक्स्ट। फवाद साहब कहते हैं हमें ऑपोजिशन लीडर दिया जाए, क्या इसके ऊपर हुकूमत मानेगी? बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले पीटीआई के इस्तीफों के हवाले से, मैं शाहजेब आपका इस पर एक कमेंट चाहूँगी। आपने पहले भी कहा कि पीटीआई को अपना अंदाज़ थोड़ा सा सियासत का बदलना होगा, आप शायद उनको लचक भी दिखाने, मुख्तलिफ हवालों से तो वो दिखा रहे हैं लचक, लेकिन ये जो अदालत में आज मामला हुआ, आप समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि कम अज़ कम कौमी असम्बली के मामले के ऊपर वो इनको या तो इनकी कोई ना कोई डिमांड कबूल करके एक रास्ता हमवार करें इनको वापस लेके आने का, जैसा कि अपोजिशन लीडर के लिए कह रहे हैं, ताकि कौमी असम्बली के अंदर एक माहौल तो बने एक आम एक अपोजिशन के साथ जो होना चाहिए। अब सर देखें, जो माहौल बनाना है उसमें दोनों फरीकों को कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब अपनी ज़िद पे डटे रहें लेकिन वो ये तवक्को करें कि जो भी कंसेशन मिलना है वो दूसरी साइड से मिलना है। इस वक्त तक इमरान खान साहब ने मुसलसल मना किया है कि मैं गवर्नमेंट के साथ मैं बात नहीं करूँगा। गवर्नमेंट अगर कह रही है कि आप APC में आएँ, आप बैठें, तो अगर इमरान खान साहब लचक दिखाएंगे, ख़ुद ना जाएं, अपने 2 लोगों को भेज दें, तो जब देखें जब रैशनल डायलॉग होगा तो हल निकलेगा। डायलॉग नहीं होगा और आप समझेंगे कि मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती से मामला हल करने हैं, तो वो तो हमारे मुल्क को अब यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है इन हालात ने जो हमारे सामने हैं कि आपके यहाँ पुलिस वालों की हम लाशें उठा रहे हैं, आपके यहाँ IMF है, आपके यहाँ पूरा इकॉनमी आपकी जो है वो मेल्टडाउन में है, और ये रोज़ का जो सियासी इंतशार है जो हम पिक्चर्स दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पे और हम कोर्ट केसेस के बारे में बात करते हैं। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि आपका जो आम शहरी है जिसका सियासत से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चों का जो है ना पेट पालना चाहता है, उसको आई ऑनेस्टली टेल यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस वक्त मुल्तान में क्यों झगड़ा हुआ, फ़लाने साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब आज TV पे आए तो उन्होंने आज कौन सी बातें की। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग ये देख रहे हैं कि आपका मुल्क एक बहरान में है और वो अपनी लीडरशिप से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठ के बात करने का हौसला दिखाएंगे, वो ये करेंगे। अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट ये लचक दिखा रही है कि आप बैठें बात करें। PTI के साथ वो कुछ नहीं हुआ जो PTI ने ख़ुद अपने मुखालफिन के साथ किया था 3.5 साल में, कुछ भी नहीं हुआ। ये एक छोटे मोटे ट्रेलर हैं, किसी को 1 हफ़्ता पकड़ा, किसी को 1.5 हफ़्ते के लिए पकड़ा, ये किया, और वो गलत है। हालांकि वो उसूली तौर पे वो नहीं होना चाहिए। ये सेडेशन के केसेस, ये साइबर क्राइम के केसेस, ये एक मजाक हैं, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब लचक नहीं दिखाएंगे तो गवर्नमेंट उस लेवल पे जाएगी और उससे ना इमरान खान साहब की कोई ज़िद पूरी होगी, ना उनकी सियासत की कोई ज़िद पूरी होगी, ना ही मुल्क का कोई भला होगा। तो ये जो बात है कि अगर आप बैठ के बात करते हैं तो आप अपनी बात मनवाएं। आप कह रहे हैं ना कि जी मुझे फौरी इलेक्शन चाहिए, आप इसको बनाएं, आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन जाकर लें, आप गवर्नमेंट से कंसेशन लें, आप उनको मजबूर करें, लेकिन ये बातचीत के ज़रिए करना सीखना होगा। ये जलाओ घिराओ, जेल भरो तहरीक, रोज़ गालम गलोच, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क जो है ना मज़ीद ये सब चीज़ें सह सकता है या बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल, और जो आप कह रहे हैं कि PTI के लिए उस तरह के हालात नहीं बने, उसमें ये भी ऐड करते हुए कि उस वक्त जो लोग तनकीद करते थे उनकी तकारीर नशर करने के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। अब हम खान साहब के हर बयान को हर हवाले से डिस्कस करते हैं, जो भी उनका इल्ज़ाम हो, जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम हो, डायरेक्टली जो भी वो बात करते हैं उसको हम प्रोग्रामों का हिस्सा भी बनाते हैं। फतियाना साहब, अब जो मैंने इलेक्शन कमीशन के इजलास के हवाले से आगाज़ में जिक्र भी किया था, वहाँ पर तो IG पंजाब पुलिस भी कह रहे हैं, कल जो इजलास हुआ उसमें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का भी यही मौक़िफ़ था, और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि या तो एक साथ हो वरना दुगना खर्चा होगा, मुमकिन नज़र नहीं आता। तो इस सूरत में भी आप लोग बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार होंगे फतियाना साहब? जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल आपकी अच्छी बात है, एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन करवाने की आप बात करते हैं, और ये जो अभी करवाने की हुकूमत कोशिश कर रही है, और उसके साथ सूबाई असम्बली, तो इनको 100 अरब से ज़्यादा रुपए और चाहिए। तो हम तो कहते हैं कि आए आप, हम तो सूबाई असम्बली तोड़ चुके हैं, आप भी कौमी असम्बली तोड़ दें, एक दिन इलेक्शन हो जाएगा। इसमें मसला क्या है? पंजाब में 4-5 महीने वो कह रहे हैं पुलिस के पास टाइम ही नहीं है, वो ऑपरेशन में मसरूफ है। नहीं, फिर कभी भी नहीं टाइम होगा। ये तो चाहते नहीं PDM के इलेक्शन करवाए जाए। अगर ईरान इराक जंग हो तो उसमें इलेक्शन उनका हो सकता है, तो हमारी तो खुदा ना खास्ता जंग नहीं हो रही, और पुलिस के पास इतनी टाइम की क्या जरूरत है? यहाँ पे कई पैरा आर्मड फोर्सेस मौजूद हैं, FC है, रेंजर्स है, तो पुलिस की क्या जरूरत है उसमें? और पुलिस है भी इतनी भी कम नहीं है, पुलिस माशाल्लाह बहुत भर्ती भी नहीं भी हुई है पंजाब में और KPK में भी।
लेकिन एक दिन इलेक्शन हो सकते हैं जी नहीं तो कर लेना, हम तो तैयार है ना मैडम। नहीं वो तो नहीं, मैं उसमें टेक्निकल रीजंस आपको बता रही हूँ। केपीके में दहशतगर्दी के खतरे का हवाला दिया जा रहा है, वहां पे भी एहलकारों की कमी का सामना है, तो ये तो टेक्निकल रीजंस फतियाना साहब अडॉप्ट किए जाएंगे, इनको कबूल भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। फिर आपके पास क्या फिर हुकूमत जवाब बना सकती है, खुदा न खासा कोई सिक्योरिटी इमरजेंसी डिक्लेयर करके, या इकोनॉमिक जो मामला चल रहे हैं, इस हवाले से फिर आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? हालात 2002 और 2008 से बेहतर हैं। अगर 2002 में इलेक्शन हो सकते हैं, पाकिस्तान में 2008 में हो सकते हैं, अब तो बहुत हालात बेहतर हैं। मैं नहीं समझता उतने हालात खराब हैं पहले। तो ये कोई जवाब नहीं है, ये सब बहाने हैं। आइन को मुअत्तल किए बगैर, मार्शल लॉ लगाए बगैर आप इलेक्शन से भाग नहीं सकते, और वो मुल्क के लिए डिजास्टर होगा। और मेरे ख्याल कोई इदारा भी मार्शल लॉ भी लगाने के हक में नहीं, फौज खुद जमहूरियत के हक में है। और हम समझते हैं कि इस वक्त तमाम इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, हमारे एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, इसके साथ साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। अब इसके तैयार है और कोई हर नहीं। 13 अगस्त को तो वैसे साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं फतियाना साहब। देखिए मेरी बात सुने, 6 महीने बाद मेरी बात सुन लेना, मेरी बात मुकम्मल होने 6 महीने बाद वैसे ही इंतखाबात ड्यू हैं। 13 अगस्त लास्ट डे है, तो क्या फर्क पड़ता है आज वो क्या आपके सामने है। और कौमी असम्बली तोड़े, एक दिन इलेक्शन कर दें हम, एक दिन और ठीक है। ये देखें ना, ये तो फतियाना साहब ये तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, ठीक है ना। सवाल ये है कि जो तहरीक इंसाफ की जो फरमाइशें हैं वो तो ख़त्म होने वाली नहीं है ना, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। मतलब इलेक्शन अगर हो जाए मिसाल के तौर पे और आपको जो आपकी ख्वाहिश है वो रिजल्ट ना मिले, तो आप बोलेंगे हम नहीं मान रहे, हम दोबारा धरने पे जा रहे हैं। ये मामला कैसे तय होंगे? आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करेंगे नहीं करेंगे? जी फतियाना साहब। जी मैंने अर्ज किया कि बड़ी वाज़ेह बात कही है, पता नहीं क्यों समझ लग रही, सबको समझ लगनी चाहिए कि हम इसके हक में है कि एक दिन इंतखाबात करवा लें। अब सूबाई असम्बलियाँ तो बहाल नहीं हो सकती, वो तो तोड़ी जा चुकी हैं। कौमी असम्बली तोड़ कर एक दिन इलेक्शन करवा लें, मिस्र का इलेक्शन होने चाहिए। और आप देखें कितना मजाक है, एक सूबाई असम्बलियों में इंतखाब हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब, उनसे हटकर डेट रखी गई है कौमी असम्बली के इंतखाबात। इससे आप अंदाजा कर रहे हैं। चलें, अगर आपको अभी इतने एतराज़ात हैं तो यही तो शाहजेब साहब का सवाल था कि फिर आगे किस तरह आपको एतराज़ात नहीं होंगे, अनलेस कि हम किसी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंचे जहां लिख कर पीटीआई दे कि अब उनको कोई एतराज़ नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये इस चीज़ पे ज़रूर गौर होना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। खान साहब शक का फ़ायदा देने को तैयार हैं इस वक्त, जो अस्करी क़यादत है उसको, क्यों वो ये शक का फ़ायदा देने को तैयार है, इसके ऊपर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा मौजूद हैं। शैला साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे मैं ये ख़ास तौर पे जानना चाहती थी कि इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की है कुछ सहाफ़ियों से, वो आए रोज़ ही बातचीत कर रहे होते हैं, उसमें उन्होंने एक तो अपनी रेजिस्टेंस का कंपैरिजन किया है आप लोगों की ज़ियाद दौर में जो पीपल्स पार्टी की रेजिस्टेंस थी उसके साथ। उन्होंने कहा हम उस हालात में हैं और उस तरह की रेजिस्टेंस इस टाइम पे कर रहे हैं। एक तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी, फिर मैं जो जरदारी साहब पे उनका इल्ज़ाम है उसको जिस तरह उन्होंने दोहराया उस पर भी बात करूँगी। देखिए, इमरान साहब के पास अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके जो भी उन्होंने इक़दाम किए उसको आप पॉलिटिकल पार्टीज के तबसरे एक तरफ रख दें, लेकिन जो मुख्तलिफ तबसरा निगार बैठते हैं वो उनको उनकी सियासी गलतियां कहते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इमरान साहब असेंबलियां तोड़ चुके हैं और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं है। जो मुख्तलिफ गिरफ्तारियां हुई वो इलेक्शन कमीशन की जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन की गई। लेकिन दफात तो लगी ना गद्दारी की शैला साहिबा, इसी को तो वो जोड़ रहे हैं ज़ियाद दौर में जो आप लोगों के साथ होता रहा उससे। देखिए, अगर लगे हैं मुकदमात तो अभी भी जो उनकी शानदाना गुलजार है वो बाहर है और वो अपना दिफा कर सकती हैं। हम तो उस वक्त अंदर हुआ करते थे और हमारी जैसी जद्दोजहद इनकी कहाँ है। ये तो कभी एहतशाम ज़मीर के साथ, फिर उसके बाद जो है वो परवेज मुशर्रफ के साथ, फिर जनरल पाशा के साथ, और उससे पहले सब आपको पता है। तो अभी क्या हो रहा है, आप के दौर में जो कुछ हुआ वो तो माशाल्लाह जैसा था कि आपने अपने किसी मुखालिफ को नहीं छोड़ा। हद तो ये है कि एक शख्स ने एक जलसे में चीफ जस्टिस को कुछ कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने उस अपनी स्पीच को वायरल किया, वो मुझे भी भेज दी गई।
मैं आमतौर पर देखती नहीं हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल में जो चीज आई है वो मेरी प्रॉपर्टी, अगर मैं उसे देख लूँ। लेकिन मुझे इस बात पे FIA ने बुलाया कि आपको एक शख्स ने वीडियो भेजी, आपने उसे खोल के देखा तो नहीं, और देखा तो वायरल तो नहीं किया। तो बहुत सी बातें तो शरा साहब वो लोग तस्लीम कर रहे हैं ना। मैं अब इस पे आगे भी बात दीगर मेहमानों से भी करूंगी, लेकिन कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या बात करें, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो वो गैर आईनी थी, वो गलत हुआ उनके साथ, और ऐसा अब इमरान खान साहब के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो हम इस पॉइंट पे तो आज पहुंच गए हैं। मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूंगी। इमरान साहब खुद ही कहते हैं कि मुझे अदलिया पर एतमाद है और अवाम, मैं उन्हीं की तरफ देख रहा हूँ। तो हमें तो अदलिया पर उस वक्त एतमाद नहीं था। सारे आप किसी को भी उठा लें वो कहेंगे कि ये गलत था। अदलिया ने तो कभी जो कुछ पुराने वक्तों में होता रहा उसमें पीपल्स पार्टी के लिए तो कभी सही नहीं हुआ। तो अभी भी जो इनका दौर था उसमें अदलिया का क्या किरदार था? जरदारी साहब को कराची से हर दफा बुला के इस्लामाबाद बुलाया जाता था, क्योंकि उनकी सेहत आप देखें क्या थी। स्पीकर साहब को, जबकि उनका टिकट था अगले दिन कराची का, सिंध असेंबली के स्पीकर को, उन्हें किस तरह से लाया गया? उनके घर में 7 घंटे तक नैब घुसी रही, सारे मर्दों को बाहर निकाल दिया गया। किस तरह खुर्शीद शाह को जो अंदर रखा गया। तो ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो शेख साहब तो अंदर है, आपने कहा बाकी गद्दारी वाले बाहर निकल आए, लेकिन शेख रशीद साहब, शेख साहब अगर अंदर हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है। हमारे कपड़े उतर गए और ये बात वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मजीद इमरान खान साहब स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उनका जरदारी साहब पे इल्जाम क्या है। कल उन्होंने जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि कौन से दहशतगर्द हैं, किन को पैसे दिए गए, और इदारों पे भी उन्होंने इल्जाम लगाया जरदारी साहब के साथ साथ। उनको आपने चैलेंज किया हुआ है, तो शेख साहब की गिरफ्तारी बनती थी जी। शेख साहब ने इमरान साहब से भी पहले ये बात की सुबह में, तो पूछना तो चाहिए ना। अब जरदारी साहब को आप हर हफ्ते तो बुला सकते हो कराची से इस्लामाबाद, उनको गिरफ्तार कर सकते हो, बेटी को मिलने नहीं दे सकते हो, बहन को गिरफ्तार कर सकते हो, रात को घसीट के। तो भाई आपने साबित करना था ना, या आपका सिर्फ काम मुंह हिलाना है, जबान चलाना है। तो इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे कि आपका कोई आपके जैसा पागल वर्कर जो है अगर वो अटैक कर दे। एक दफा हम पहले भी एक गवर्नर खो चुके हैं कि एक माहौल बनाया गया और फिर उस पर अटैक हो गया। तो ये तो बात नहीं है, हम भी बहुत बातें कर सकते हैं। आप जो है एक खातून को जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप उसको नैब के जरिए बुलाएं। मुझे नैब ने बुलाया कि ये हम आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेज रहे हैं, इस मिनट्स के मुताबिक एक शख्स को अपॉइंट किया गया है जिसपे 80 to 100 मिलियन है। उस मिनट्स में ये था कि ये इख्तियार दिया जाए अपॉइंट करने का और उसकी तनख्वाह जो है वो NGO देगी। तो इस तरह के आप हमें 33 सवालों के सवालनामे भेज के परेशान करें, और अभी आपकी ना गिरफ्तारी हुई ना कुछ, आप दूसरों पे कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपको बुलाया तो जाएगा ना कि भाई क्या मसला है, तुम्हें किससे खतरा है? फतियाना साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं शैला साहिबा की भी, लेकिन जो बात शाह साहब कर रहे हैं आपकी जमात की तर्जुमानी करते हुए, तो अब आप लोग जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी गलत हुई, वो भी गैर आइनी मामला हुआ और वो अब भी नहीं होना चाहिए, ये को मुमकिन है इमरान खान साहब की नाअहली को का पेश खैमा समझते हुए, उसको देखते हुए, प्रिडिक्ट करते हुए आप लोग ये बात कर रहे हैं, या फिर वो भी रिवर्स होना चाहिए जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था? देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो कभी भी किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के हक में ना थे, ना हैं, ना होंगे। हम तो इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं और समझते हैं कि तमाम लोगों को हक दिया जाए, एक अदल और इंसाफ ले सके। आपने देखा कि जितनी भी गिरफ्तारियां नैब ने की, नैब एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है जो ना PTI के अंदर था ना सिविल गवर्नमेंट के अंदर, उनका अपना एक सिस्टम है। नंबर 3, जब भी किसी ने बेल ली, आपने देखा कि तकरीबन सारे अपोजिशन रहनुमा जो गिरफ्तार हुए सबको अदालतों ने राय दी जमानत पे। हमने और कब दी रियाज साहब? हमने अदालती फैसलों को कबूल किया। और उसके बाद एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की जब सेहत का मसला आया तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हुकूमत इनको रोका नहीं है, उनको अलाउ किया कि वो बाहर तशरीफ ले जाए, अपना इलाज करवाएं। इससे बढ़कर इंसानी हमदर्दी का रवैया और क्या हो सकता था हमारी हुकूमत में? हमने हर मुमकिन कोशिश की और फिर समझता हूँ कि हमें आगे देखना होगा। इस वक्त पाकिस्तान शदीद माशी बुरान का रियाज साहब, लेकिन अगर वो फिर ये कहें कि ये जो मदावा जो मरियम नवाज कहती भी हैं, फिर इस पे अब आपका क्या रिस्पॉन्स? वो कहती है मदावा भी तो हो हमारे दुखों का। फवाद हसन फवाद साहब को ले लेते चले, अगर बाकी की इस पॉलिटिकल लीडरशिप को एक तरफ रखते हुए भी उनकी तो अपनी कहानियां हैं, लेकिन फवाद साहब के आजकल बहुत इंटरव्यूज चल रहे हैं जिसके अंदर वो यहाँ तक बताते हैं कि 1 साल 2 महीने के बाद तो उनके ऊपर नैब में रेफरेंस फाइल हुआ, गिरफ्तारी उनमें 1.5 साल उन्होंने वैसे ही गुजार लिया।
अब कहीं जाके उनको बाइज्जत बरी किया गया 2 दिन पहले, तो फिर ये सारे आपसे ये सवाल तो हमेशा करते रहेंगे कि हमारे दुखों का फिर मदावा कैसे हो। मैंने अर्ज किया ना, इस पे नेशनल डायलॉग हो सकता है, माशी इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम, और जो मिस इस वक्त हालत ही है कि कोई किसी से बात करने को, हाथ मिलाने को, मिल बैठने को तैयार नहीं है। इतनी कशीदगी जो है, इससे जमहूरियत को शदीद नुकसान पहुंचने का एहतमाल है और बैठा जा सकता है। किसी के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। हम जिससे कभी इस हक में नहीं है और इस मौके पे हमें आगे की तरफ देखना फिर होगा। रियासा, फिर नवाज शरीफ की नाअहली को भी उनके साथ भी जो मामलात पेश आए उसको रिवर्स होना चाहिए। ये इस पॉइंट पे पहुंच गई है पीटीआई। के अदालतों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बहुत माशाल्लाह, और पंजाब हाई कोर्ट में भी मैं जानता हूँ, मैं खुद वकील हूँ, और तौर पर इंतहाई गैर जानबदार जुडिशरी है कौमी सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट, कम से कम लाहौर को मैं जानता हूँ, बाकी मेरे में नहीं है। तो इस पे एक सदर ममलकत को उनका दफ्तर यूज किया जा सकता है। सदर ममलकत रियासत के सरबराह हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, और एक मजहब और दयानतदार शख्सियत हैं, सूझबूझ रखते हैं, दानिश्वर हैं। तो उनके पास एक नेशनल डायलॉग के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाएं, हुकूमत अपोजिशन को बिठाएं आमने सामने, इदारों की नुमाइंदगी भी इसमें होनी चाहिए, और पाकिस्तान की सालमियत, यहाँ पे बदअमनी और दहशतगर्दी के खात्मा, माशी दिवालियापन से बचाने और सियासी इस्तेकाम, तमाम मामला को आप कहते हैं। अगर ये इस बात के ऊपर आपकी जमात भी ये मामला इस तरीके से रखती है, इंक्लूडिंग ये जो नाअहली हुई और आगे मुमकिन तौर पे जो इसको का इजहार भी बहुत तरफ से किया जा रहा है और केसेस भी कुछ इसी नौयत के इमरान खान साहब के, तो उनकी भी नाअहली से बचा जा सके क्या? इस तरफ मामला जा सकते हैं? जिलाई साहब से एक ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हम बात करें शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान गर्दिश कर रहा है आज। शाहजेब जिलानी साहब, आपने पहले ब्रेक से पहले गुफ्तगू तो दोनों की सुनी है, दोनों मेहमानों की। इसको हम ये जो फतियाना साहब के ख्यालात हैं इनके और शाह महमूद कुरैशी साहब के इनफरादी ख्यालात समझें, या आप समझते हैं कि अब पार्टी इस नहज के ऊपर इमरान खान साहब खास तौर पे मेंटली यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो भी इसके ऊपर अब बात करने को तैयार हैं कि जो पहले हुआ नवाज शरीफ के साथ वो भी गलत था और अब आगे भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान पे आने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि रियाज फतियाना साहब के लिए मुझे बहुत इज़्ज़त है और उनका अपना जो बैकग्राउंड है, समाजी बैकग्राउंड है, उसकी भी मैं बहुत कदर करता हूँ, और इनका शुमार पीटीआई के उन लोगों में होता है जो निस्बतन सेन एलिमेंट समझे जाते हैं। लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत मज़ाहिका ख़ेज़ लगी। पीटीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा 3.5 साल, जिस तरह उन्होंने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ बिल्कुल ढिठाई के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ की, ज़बान बंदी की, उसके बाद पीटीआई के किसी रुकन से जब मैं ये बात सुनता हूँ कि हम इंसानी हुकूक़ के अलम बरदार हैं, हम नैब जो है वो ख़ुद मुख्तार इदारा है, ये बातें मेरा ख़्याल है कि उनसे अगर गुरेज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कोई बात कर लें, पीटीआई की बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जो कुछ उन्होंने काम किए हैं वो ज़रूर गिनवा लें, लेकिन इस पर मेरा ख्याल है कि हम लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी ये बात मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इससे पहले आप शैला रज़ा साहिबा से बात कर रही थी, एक छोटा सा सवाल उनके लिए ये है कि वो इस वक्त उनकी पार्टी जो है गवर्नमेंट में है। इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया जरदारी साहब के हवाले से, वो एक नहायती संगीन इल्ज़ाम है। वही इल्ज़ाम शेख रशीद साहब ने दोहराया। इमरान खान साहब को तो आपने एक डेफेमेशन केस का नोटिस भेज दिया, लेकिन शेख रशीद साहब को आपने उसी में पकड़ लिया। तो अगर वाकई ही पीपल्स पार्टी को इतनी तशवीश है और वो समझते हैं कि ये एक मन घड़त झूठा बयान है जिससे जरदारी साहब को नुकसान पहुँच सकता है, तो हिम्मत करें, इमरान खान साहब पे कार्रवाई करें ना। शेख रशीद साहब को जो आप ये कर रहे हैं, ये क्यों दोहरा मेयार क्यों? शेख रशीद साहब ने तो सिर्फ रिपीट किया। जवाब ले लूं अगर आपकी इजाजत हो। जी प्लीज, क्योंकि इमरान खान एक दिन के हर गुजरते दिन के साथ उसमें मजीद ऐड करना चाह रहे हैं। शैला साहबा, शेख साहब जेल में ये भी कह रहे हैं कि मुझे वफादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कल कोई अहम शख्सियत मुझसे मिलना चाह रही थी, तो जो शाहजेब साहब पूछ रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद साहब की अब तक कौन सी बात सच है? उनका तो सारा गुजारा झूठ और खुशामद से ही होता है। दूसरी बात यह है, सिंध में हो तो हम बिल्कुल गिरफ्तार कर लेते हैं, हमारी हुकूमत है। दूसरी बात यह है, फतियाना साहब से मैं बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत सारी बातों पे उनकी हुकूमत थी तो फतियाना साहब उस तरह से नहीं बात करते थे जितनी फिरौनियत एक पीटीआई का आदमी बात करता था। क्या
जजेस के फैसले जो नवाज शरीफ साहब के हुए, क्या उससे उनकी पूरी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या आप किसी पार्टी के उरूज के ये साल वापस करा सकते हो जो आपने नुकसान पहुंचाया? आज आपको ख्याल आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। परसों तक आपका काम यही था, अदालत के बाद आप अदालत लगाते थे। सबको नजर नहीं आ रहा था कि भाई किस तरह से अकामा पे फैसला दे दिया पनामा से। शैला साहब, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया जो आपसे अफसा ने किया है। नहीं बोले तो अब तो हमारा मसला ही नहीं है पार्टी फंडिंग केस अकबर बाबर का। आपके सवाल का जवाब नहीं आ रहा। में उनकी मालूमात हो रही है। बेटी वाला मसला जो है वो उस पे उन्होंने पीछे हट गए और अब वो यू टर्न लेके इलेक्शन में नहीं आ रहे, तो हम क्यों से इंतकाम कर रहे हैं? वही दोनों तरफ का मौक़िफ़ है। उनसे हम पूछते हुए कहते हैं एक भी केस हमने नहीं बनाया था, नून ने पीपल्स पार्टी पे बनाया था और पीपल्स पार्टी ने नून पे। फतियाना साहब, शैला साहबा का जो शिकवा है उसके ऊपर भी कुछ कहिए। और साथ मेरा सवाल भी है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। एक तरफ इमरान खान साहब सहाफ़ियों के सामने ये बात कर रहे हैं कि बाजवा साहब की पॉलिसी मुझे लगता है कि आज भी चल रही है, और साथ ही वो नए आर्मी चीफ के हवाले से कहते हैं कि उनको मैं शक का फ़ायदा देने को तैयार हूँ। तो फिर ये किस किस्म की डबल पॉलिसी चल रही है, समझ नहीं आ रहा। एक तरफ वो कत्ल की साजिश का भी एजेंसियों के ऊपर जरदारी साहब के साथ साथ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, साथ वो शक का फ़ायदा देने को भी तैयार है। देखिए, शैला साहबा इंतहाई मैच्योर और बहुत मज़हब खातून है, मैं इनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ और पीपल्स पार्टी में यकीनी तौर पर ये इतदाल पसंद सोच रखती है। दूसरा ये कि जहाँ तक ताल्लुक है जनरल बाजवा साहब का, और वो अब वो रिटायर हो चुके हैं, मुल्क से जा चुके हैं, और उनकी पॉलिसियों के तसलसल का मेरा ख्याल उसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि सारा सेटअप वही है जो उनके दौर में था, और फौज का इंटरनल सिस्टम ऐसा है कि टाइम लगता है चीज़ों को रिप्लेस करने में, फौरी तो नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में बहुत अच्छी शोहरत है और वो प्रोफेशनल सोल्जर हैं और उनके बारे में कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि वक्त के साथ साथ वो बतदरीज पोस्ट ट्रांसफर का, लेकिन अगर साथ फतियाना, माजरत में आपसे कतल कलामी की फतियाना साहब, लेकिन साथ साथ जितने ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हैं केयर टेकर सीएम को लगाने के हवाले से आप लोगों की, तो इमरान खान खुलकर बात कर रहे हैं खान साहब। बल्कि मैं उनको एक पैगाम, ये भी मैसेज देख रही थी जिसमें वो कहते हैं कि इस मुल्क की एजेंसीज़, ये कल परसों की बात है, वीडियो मौजूद है, मैं आपको भिजवा दूंगी, इस मुल्क की एजेंसीज़ इस एक्सटेंट तक पहुँच सकती हैं कि मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को कत्ल करवाना चाहें। जब एक तरफ आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये जो आर्मी चीफ होते हैं वो ओवरऑल पूरी फौज के सरबराह होते हैं, उनकी एजेंसीज़ के ऊपर, साथ आप उनको ये भी कह रहे हैं कि शक का फ़ायदा देने को, ये मौका परस्ती नहीं है फतियाना साहब? नहीं, उन्होंने किसी खास एजेंसी का जिक्र तो नहीं किया जिसका ताल्लुक किसी आर्मेड फोर्सेस से हो, ऐसी बात नहीं। मेरा ख्याल है कोई वो किसी सिविल एजेंसी भी तो हो सकती है ना, कोई पंजाब की हो सकती है, वफाक की हो सकती है। तो मेरा ख्याल उन्होंने कोई हतमी बात कोई फौज पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। फौज का बहुत एहतराम करते हैं और पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज का इसलिए एहतराम करती है कि हमारा एक मुक़्तदर इदारा है। सर वो इसलिए मैंने इसलिए कनेक्ट कर दिया क्योंकि उनके ऊपर जो कत्ल की जो कोशिश की गई थी, इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ था, उसके मुकदमे में तो वो कुछ शख्सियात के नाम लिखवाना चाहते थे जिनका इदारों से भी ताल्लुक था, जिनने एक का जी वो तो मेरा ख्याल एक उस वक्त सेटअप और था, अब सूरत हाल काफ़ी बदली हुई है। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की एक इंतहाई मोहतरम इस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क और कौम के मुफाद में इसकी बाजी में कुर्बानियाँ भी फौज की बढ़ी हैं, पाकिस्तान की जंगें लड़ी हैं, दहशत गर्दों से लड़े हैं। तो मेरा ख्याल अब हालात काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के हद तक तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने किसी एजेंसी का जिक्र किया तो स्पेसिफिक उन्होंने किसी एजेंसी का जिक्र नहीं किया। उनको कहीं कहा गया होगा, जाहिर है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ना सोर्स जानता हूँ, मेरे साहब उन्होंने बात इस पे मैं आपसे मजीद भी नहीं पूछती, आपने मुझे खामोशी करा दिया ये कह के कि उन्होंने किसी एक एजेंसी की तो बात नहीं की, तो मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं कि उन्होंने किसी एजेंसी का नाम लिया। मैं जिलानी साहब को मैं चाह रही हूँ कि उनका भी एक क्लोजिंग कॉमेंट इसमें शामिल कर लें। शाहजेब जिलानी साहब, जब इमरान खान साहब कहते हैं मैं शक का फ़ायदा दे रहा हूँ, तो हम क्या समझें इसको? ज़ेर अताब तो वो हैं, ये उस लिहाज से ये वो पैगाम दे रहे हैं, या फिर क्या चाह रहे हैं इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट से? देखिए, इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को जितना क्रिटिसाइज़ किया नाम ले करके, उन्होंने दिखाया कि वो बाजवा साहब उनके बड़े मौसम थे, वो उनको बड़े शौक़ से इक़्तिदार में लेकर आए, उनको चलाया, वन पेज पे चलाया, लेकिन आखिरकार बाजवा साहब ने भी रियलाइज़ किया कि ये इस तरह काम नहीं चल सकता। आखिरी 6-8 महीनों में जो खान साहब ने उनके साथ किया वो एक मिसाल है।
और उसके बाद से मेरा ख्याल है कोई भी आपका आर्मी चीफ़ या कोई भी और शख्स जो है ना खान साहब के करीब जाते हुए 10 दफ़ा सोचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इनको ये कोशिश इनकी रही है कि जो नई क़यादत है उसके साथ हम कोई इक्वेशन बनाएं। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि उनको वहाँ से रिस्पांस नहीं मिल रहा, इसलिए डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो है ये जो फेज़ है ये एंडलेस नहीं है। सूनर और लेटर खान साहब को सेंसिबली सोचना होगा, अपने आप की अपनी जो कबूलियत है उसके लिए थोड़ा अपने रवैये को, अपनी टोन को चेंज करना होगा, तो हो सकता है कि दोबारा जो है उनके साथ इंगेजमेंट शुरू हो। एट द मोमेंट मुझे नहीं लगता कि उनके साथ इंगेजमेंट है और इसीलिए वो हर चीज़ को दाव पर लगाने के लिए तैयार नज़र आते हैं। रियलाइजेशन तो शाह महमूद साहब के इस बयान से हमें नज़र आती है, लेकिन देखते हैं कि इसका एतराफ़ भी खुलकर किया जाता है और आप कह रहे हैं उसको तब्दीली होती है, ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहज़ेब जिलानी साहब, रियाज़ फतियाना साहब और शैला रज़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। इन मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बातचीत नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की। अब आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।